नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रचंड ओली पर प्रचंड प्रहार। जी हां, पूरे नेपाल में ओली और प्रचंड के बीच में अब लड़ाई आर पार की शुरू हो गई है। प्रचंड ने पूरे नेपाल में आर पार की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है और हर एक मोर्चे पे ओली का विरोध करने का ऐलान किया है। इस बीच में ओली और प्रचंड की लड़ाई के बीच में हिंदू राष्ट्र की लड़ाई कहां आकर के रुकी हुई है, कहां आकर के टिकी हुई है और कहां यहां से कैसे हिंदू राष्ट्र की लड़ाई आगे बढ़ेगी नेपाल में, और नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए विनय यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में है, उनका भी स्वागत करेंगे। और राष्ट्रीय एकता अभियान नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के राजनीतिक हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, इस बदलते हालात में हिंदू राष्ट्र की लड़ाई जो है वो कहां तक पहुंची है और यदि आगे बढ़नी है इस लड़ाई को तो कैसे बढ़ेगी। विनय जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि नेपाल में प्रचंड और ओली के बीच में जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड़ाई चल रही है, इन दोनों की लड़ाई के बीच में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, क्या आपको लगता है कि इन दोनों की लड़ाई में वो कहीं प्रभावित हो रहा है या इन दोनों की लड़ाई से हिंदू राष्ट्र की लड़ाई को फायदा होगा? धन्यवाद। ओली और प्रचंड जी का जो लड़ाई है, दरअसल वो लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, वह उनकी निजी लड़ाई है और सत्ता पाने की प्रचंड में भी अभिलाषा है, जिसके कारण से प्रचंड जी अभी निरंकुशता का बात करते हैं और सत्ता पाने के बाद अभी तक वो अपना पार्टी डिक्लेयर नहीं किए और सिर्फ चाहते हैं यदि उनमें वास्तव में निरंकुशता के विरुद्ध में लड़ना है तो अन्य जो पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके अपनी पार्टी घोषणा करके उनके साथ मिल करके केपी ओली का विरोध करना चाहिए। परंतु प्रचंड जी का यह बिना जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। प्रचंड और ओली के बीच में जो लड़ाई नेपाल में चल रही है, उस लड़ाई को लेकर के एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नेपाली संसद को भंग करने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ओली के विरोधी गुट की अगुवाई कर रहे पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अलग हुए धड़े ने पूरे देश में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राजधानी काठमांडू सहित देश भर के विभिन्न जिलों में 17 से 24 फरवरी तक विरोध रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी सदन को भंग करने के खिलाफ लोगों से हस्ताक्षर लेने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 19 से 27 फरवरी तक अभियान चलाएगी। प्रतिनिधि सभा को भंग करने का विरोध कर रहे धड़े ने प्रदर्शनों के तीसरे चरण में 26 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रदर्शन किए। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ओली ने 20 दिसंबर को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद प्रचंड की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश को उसी दिन स्वीकार कर लिया था और 30 अप्रैल से 10 मई के बीच नए चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रचंड की अगुवाई वाले धड़े ने प्रदर्शन शुरू किए थे। कुल मिलाकर नेपाल की राजनीति में केपी शर्मा ओली की सियासत अब चक्कर खा रही है, क्योंकि ओली के विरोधी गुट की अगुवाई कर रहे पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पर प्रचंड प्रहार की धार तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मीना जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मीना जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे इस रिपोर्ट से पहले कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए या पुनर्स्थापना के लिए जो लड़ाई नेपाल में लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को ओली और प्रचंड के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से फायदा होगा या नुकसान होगा? ये हिंदू राष्ट्र की लड़ाई को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा या किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, आपका क्या आकलन है? बिल्कुल, अभी जो प्रचंड जी और ओली जी का जो लड़ाई है, केवल सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई है प्रचंड जी का, नहीं कि जनता के लिए। आप देखे होंगे विगत में भी प्रचंड जी जो भी इनकी 2/3 की बहुमत की सरकार थी, केपी ओली जी काम नहीं कर रहे थे जनता के लिए और हमेशा प्रचंड जी केपी जी से लड़ते थे, लेकिन लड़ाई का केंद्र बिंदु सत्ता होता था। चीन के द्वारा नेपाली भूभाग अतिक्रमण किया जा रहा था, लेकिन प्रचंड जी ने एक बार भी केपी ओली से सवाल नहीं उठाया कि नेपाल का भूभाग चीन ने अतिक्रमण कर लिया। इस मुद्दा को कभी प्रचंड जी ने नहीं उठाया। कोरोना से, कोविड से पीड़ित आम पब्लिक जनता, गरीब जनता, निमुखा जनता भूखे नंगे होकर के त्राहिमाम करते थे, लेकिन प्रचंड जी कभी गरीब जनता की बात केपी ओली के सामने नहीं उठाया।
कि कोविड के समय में केपी ओली का मंत्री जो है चाइना से खरीद के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार किया। प्रचंड जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कभी आवाज नहीं उठाया, सिर्फ आवाज उठाया तो सिर्फ अपने सत्ता के लिए आवाज उठाया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़वाने के लिए आवाज उठाया। और ये कम्युनिस्ट पार्टियों को जो जनता ने 2/3 का बहुमत दिया, उस बहुमत को सिर्फ चाइना के लिए उपयोग किया। एक कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अनुषंगिक संगठन बन करके काम करते गए, उसका परिणाम स्वरूप सदन भंग हुआ। सदन भंग होने के बाद अब आम निर्वाचन और इनको नकारने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मुक्त नेपाल बनाने की दिशा में नेपाल की जनता बढ़ रही है और उस दिशा को ब्रेक करने के लिए यह आपसी नौटंकी, आपसी लड़ाई दिखा करके फिर नेपाल को अस्थिरता में ढकेलने की ये दोनों की कम्युनिस्ट पार्टियों की ये षड्यंत्र है। और नेपाल का इतिहास देखेंगे तो जब से कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में जन्मा तब से नेपाल अस्थिर बना और नेपाल में अस्थिरता का जड़ जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। इसलिए अब नेपाल का जो भविष्य आगे होगा, कम्युनिस्ट मुक्त नेपाल जब बनेगा तब नेपाल स्थिर हो सकता है, नेपाल शांति होगा, नेपाल की तरक्की बिल्कुल। ये देखिए, ये तो विनय जी, ये तो पॉलिटिकल चीज़ हो गई। नेपाल में जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स में चाहे ये प्रचंड का गुट जो है उसको नेतृत्व मिले या ओली गुट जो अभी सत्ता में है उनको मिले, इससे हिंदुत्व की लड़ाई या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की हम बात कर रहे थे। वोटर जो हैं सबसे ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ वोटर्स कहें, परसेंटेज ऑफ वोटर कहें तो हिंदू वोटर वहाँ पर बहुसंख्यक है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू वोट वहाँ पर बटा हुआ है, क्या आपको लगता है कि एनसीपी जो है हिंदू वोटों में बंटवारा करके अपनी सत्ता चलाना चाह रही है या हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना नहीं हो, इसके लिए एनसीपी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा किया है चीन की मदद से? क्या चीन इसके पीछे है कि हिंदू राष्ट्र दोबारा नेपाल ना हो जाए, इसके लिए चीन अपने पैसे और अपने लोगों को सरकार में शामिल करवाए हुए, प्लांट किए हुए? देखिए, कम्युनिस्ट हमेशा से नेपाल की जो बहुमत हिंदू समाज है उस समाज को तोड़ करके जनजाति के नाम पर, मधेसी के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, थारू के नाम पर, नेवार के नाम पर, यादव के नाम पर इन लोगों ने फोड़ करके राजनीति किया। इसलिए हम राष्ट्रीय एकता अभियान जो हम लोग काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यह देश को एक करके फिर से हिंदू राष्ट्र का अलग जो है जगाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन परंतु ये कम्युनिस्ट लोग धर्मनिरपेक्ष वाले होते हैं, छदम सेकुलरिज्म का बात करते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं नेपाल में, चाइनीजों के से देश को बेचना चाहते हैं। अभी अभी आपको एक मैं तथ्य बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है, सगरमाथा है, सगरमाथा का आधा भाग जो है उत्तर के साइड से इन लोगों ने चाइना को सौंप दिया। इसलिए यह कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के हित में नहीं है और ये कम्युनिस्ट पार्टी जब तक रहेंगे तब तक वहाँ के धर्म जो सनातन संस्कृति है उस पर प्रहार करते रहेंगे और यह लोग जब तक रहेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। इसलिए नेपाल को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, फिर से हिंदू गणतंत्र स्थापित करना है, तो इन कम्युनिस्टों से नेपाल को आज़ाद कराने की आवश्यकता है, कम्युनिस्ट मुक्त नेपाल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन विनय जी, कम्युनिस्ट मुक्त सरकार कैसे बनेगी वहाँ पर? जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, अगर ओली सरकार को, एनसीपी को, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं वहाँ पर, विपक्ष तो बटा हुआ है। तो कोई भी फैसला अगर आप करते हैं, क्योंकि आप दो तरीके आप कह रहे हैं जो गणतांत्रिक तरीके से हिंदू राष्ट्र बने और एक है जो राजतांत्रिक तरीके से, यानी फिर से राजा का शासन हो और वो हिंदू राष्ट्र फिर से वापस लौटे जैसा कि पहले की स्थिति थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जबकि संविधान का निर्माण हो गया है, अब लोकतंत्र हो गया है और पूरे विश्व की राजनीति को अगर देखें तो अगर आप दोबारा लोकतंत्र को हटाने की राजनीति करते हैं तो विश्व जो है इसका विरोध करेगा, जो दूसरे देश हैं वो इसका विरोध करेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि गणतांत्रिक तरीके से ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है? उसके लिए कौन सी पार्टी, चूंकि एनसीपी जो सत्ता में है वो तो नहीं चाहेगी, राजशाही की क्या भूमिका आप देखते हैं? और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो गणतांत्रिक तरीके से हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है, उनकी क्या भूमिका है? निश्चित रूप से वहाँ पर हिंदू का जो मूवमेंट चल रहा है, हिंदू राष्ट्र का मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर दो धड़ा है। उसमें एक राजा सहित का हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं और एक संघीय हिंदू गणतंत्र जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। निश्चित रूप से अब
जैसे नदियों में पानी बहता रहता है, उसी तरह से नेपाल के राजनीति में, नेपाल की कल्चर में काफ़ी समय निकल गया और फिर से लोकतंत्र को छोड़ करके आम पब्लिक जो है राजा की तरफ देखने वाली नहीं है, क्योंकि राजा ने भी चाइना के साथ अपने राज्य को टिकाने के लिए काफ़ी भूभाग दे चुका और राजा ने ही देश में समाज कल्याण परिषद के नाम पर चर्च को अंदर आने के लिए दिया। राजा ने ही इस्लामिक षड्यंत्र को वहाँ पर फैलाया, राज संस्था होते हुए भी ये सारे चक्रव्यूह रचे गए। इसलिए राजा की आवश्यकता नेपाल में अब नहीं है, अब वो पुरानी बात हो गई। अब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था जनता ने लड़ करके व्यवस्था हासिल किया, संघीय गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, यह हमारी शहीदों की बलिदानी के स्वरूप में पाया गया बृहत आंदोलन के द्वारा। अब इस आंदोलन में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता की कोई एजेंडा नहीं थी, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप के, चाइना के कारण से रातों रात डॉलर से बिक करके, चाइनीज इन्फ्लुएंस में आकर के वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टियों ने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। हमारी लड़ाई जो है अब उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटा करके संघीय हिंदू गणतंत्र स्थापित कराने की हमारी लड़ाई है। और निश्चित रूप से तो आम पब्लिक जो है, बिल्कुल बिल्कुल बीना जी, आप सही कह रहे हैं कि आप गणतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आप चाहते हैं कि संविधान में बदलाव हो और धर्मनिरपेक्ष शब्द निकल करके वहां पर हिंदू राष्ट्र हो, यानी संवैधानिक रूप से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल लड़ाई में जो पार्टियां इस मुद्दे का समर्थन करती है वो वहां पर कमजोर है। क्या आपको लगता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अगर बंटवारा होता है, जो आने वाले चुनाव है, दो सवाल मेरा आपसे, क्या अगर एनसीपी में बंटवारा हो जाता है या एनसीपी में फूट पड़ती है तो उससे आपके आंदोलन को, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन है, उसको मजबूती मिलेगी, या जो राजशाही है, राजशाही किसी पार्टी को नेपाल में समर्थन दे रही है या इंडिपेंडेंट है और वो अपने मत को लेकर लड़ रही है कि राजशाही के जरिए हिंदुत्व लाना है? नहीं, देखिए, यह राजशाही हो या कम्युनिस्ट हो, ये एक ही धड़े के दो स्वरूप है। यह राजशाही, मतलब आप कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन कर रही है राजशाही वहां की? नहीं, राजशाही जो है निरंकुशता की समर्थक है, निरंकुश तंत्र को समर्थन करता है और कम्युनिस्ट पार्टी भी निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है। इसीलिए एक सिक्के का दो चेहरे हैं, ये राजशाही हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है, आज की जनता जो है नेपाल की, हिंदू राष्ट्र के तरफ अग्रसर है और हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी फूटे या नहीं फूटे, जनता अब जाग गई है और वहाँ जो डेमोक्रेट दल है, जो जनता पर विश्वास रखने वाले जो जनता है और बहुमत पर विश्वास कर, लोकतंत्र पर विश्वास जो पार्टियां करती है, वो दल करती है, वह दल अब जनता के दबाव में आकर के वह दल को अब हिंदू राष्ट्र फिर से पुनः स्थापित करना होगा। यह वह नेपाल की अभी वास्तविक सिनारियो है और वहाँ की जनता अब जग गई है और वहाँ के लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेट शक्ति है उसको दबाव दे करके इसी सदन से जो चुनाव के बाद जो सदन आएगा, उस सदन से पुनः हिंदू गणतंत्र के रूप में नेपाल को स्थापित कराएगा। जी, अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज जो अभी तक जो देखा जा रहा है कि भारत राजनयिक रूप से या कहें जो प्रत्यक्ष रूप से नेपाल के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करने की पॉलिसी अपना रहा है। अब तक ओली और प्रचंड के बीच में जो भी हुआ, चाहे वो अपर हाउस को भंग करने की बात हो या प्रचंड और ओली के बीच में जो राजनीतिक लड़ाई अब सड़कों पे आ गई है उसकी बात हो, भारत अभी तक इससे प्रत्यक्ष रूप से दूर रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत की जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी, नेपाल में जो भी हो रहा है भारत की तरफ से, आपको लगता है कि ये सही दिशा में है या आप चाहते हैं कि भारत को अपनी नेपाल पॉलिसी में कुछ बदलाव करनी चाहिए ताकि वहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलन को भारत की तरफ से अच्छे से मदद मिले ताकि ये लक्ष्य को हासिल किया जा सके? नहीं, अभी के जो राजनीतिक परिस्थिति में भारत ने जो मौन और दखल नहीं देने का जो निर्णय लिया है, ये सराहनीय रूप से अच्छी है। क्योंकि आज भले ही प्रचंड जी भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत का साथ चाहिए, लेकिन वो प्रचंड जी जिस दिन देश का संविधान बन रहा था और बहुमत का जनसंख्या उस संविधान से असंतुष्ट था, मदेशियों पर केपी ओली गोली बरसा रहे थे, उस समय प्रचंड जी को भारत याद नहीं आया। भारत ने अभी तक हमारे देश के संविधान को समर्थन नहीं किया है, वो विषय को लेकर के प्रचंड जी को अभी तक याद नहीं आया। लेकिन प्रचंड
प्रचंड जी को कुर्सी नहीं मिला, इसके लिए उनको भारत याद आ रहा है। इसलिए भारत ने यदि दखल नहीं देने का अगर स्ट्रेटजी बनाया है तो ये सराहनीय है, स्वागत योग्य विषय है। रहा विषय हिंदुत्व की विषय या अन्य जो भारत वहाँ पर क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से भारत को एक ध्यान देनी चाहिए कि नेपाल में अभी तक दक्षिणपंथी शक्ति नहीं, भले ही अपने आप को कांग्रेस या जसपा वहाँ राजनीतिक दल है, वह अपने आप को दक्षिणपंथी पार्टी मानता है, राइटिस्ट फॉर्म मानता है, लेकिन उनके इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट या उनकी गतिविधि वो राइटिस्ट विंग्स में नहीं आता है। इसलिए नेपाल में जो अभी दुर्दशा है वह एक कारण से है कि वहाँ पर वास्तविक राइटिस्ट विंग्स नहीं है, राइटिस्ट विंग की कमी है। इसलिए जब तक वहाँ वास्तविक राइटिस्ट विंग्स नहीं आता है, राइटिस्ट शक्ति नहीं आता है, तब तक यह जो नेपाल की जो सिनारियो है ऐसे ही बना रहेगा। और राइटिस्ट विंग, तो राइटिस्ट विंग को वहां पर स्थापित करने में क्या आपको लगता है कि राइटिस्ट विंग को नेपाल में स्थापित करने के लिए, या जो राइटिस्ट विंग वहां पर कमजोर है, काम कर रहे हैं लेकिन कमजोर है, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए भारत को काम करना चाहिए? क्या ये आपको लगता है कि ये इंटरफेरेंस नहीं होगा नेपाल के मामले में? नहीं, बिल्कुल दुनिया में, भारत ही नहीं, दुनिया में जितने भी राइटिस्ट विंग्स हैं, राइटिस्ट फ्लोअर्स हैं, वो सारे के सारे नेपाल में वास्तविक राइटिस्ट विंग को राजनीति में स्थान दिलाने के लिए, राजनीतिक दल बनवाने के लिए मदद करनी चाहिए। दुनिया में होता भी है। आखिर नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। बिल्कुल उस तरह से दुनिया भर में कहीं भी राइटिस्ट विंग्स है, वो नेपाल में सही राइटिस्ट विंग को आगे लाने के लिए मदद करनी चाहिए। और हम भी, नेपाल के भी जो राइटिस्ट विंग्स हैं, हम भी दुनिया में राइटिस्ट विंग्स आए राजनीतिक सिनेरियो में हम लोग भी मदद करते हैं। इसलिए अभी भारत को या भारत के लगायत अन्य देशों को जो राइटिस्ट विंग के फेवर में हैं, उनको नेपाल में भी राइटिस्ट विंग शक्ति में आए, इसके लिए पहल करनी चाहिए, इसके लिए चिंतन करनी चाहिए। जिस तरीके से चीन अपने पॉलिसी को लेकर के नेपाल में सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप करता है वहाँ की राजनीति में, जिस तरीके से चीन के जो राजदूत हैं नेपाल में, वो खुलेआम वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, क्या आपको लगता है, अब आप चूंकि वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं, काठमांडू में आपका संगठन काफ़ी सक्रिय है और तराई के इलाके में भी आपका संगठन काफ़ी सक्रिय है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारत की जो पॉलिसी है, जो इंटरफेयर नहीं करना है नेपाल के आंतरिक मामले में, ये पॉलिसी अगर सही है, तो इसके विपरीत अगर चाइनीज़ डिप्लोमेसी जो है वो नेपाल में सीधे तौर पे हस्तक्षेप कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसके काउंटर करने के लिए इसका भारत को भी प्रत्यक्ष तौर पे करना चाहिए, वहाँ पर कुछ अपनी पॉलिसी में बदलाव लाने चाहिए, या आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, भारत को अलग थलग ही रहना चाहिए, सीधे तौर पे कुछ नहीं कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अलग थलग ही रहना चाहिए। और चाइनीज जो गतिविधि कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके विरोध में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। और वो चाइनीज लोगों के असली चेहरा, वास्तविक चेहरा, जो अभी तक कम्युनिस्ट लोग, चाइनीज लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बहुत महान होते हैं, जनता के बीच में जो जाकर के बोलते थे, अब चाइनीजों का वास्तविक चरित्र नेपाल में क्या है, वो कितने लेवल का दखल देते हैं, किस लेवल में आते हैं, किस नेपाल को कैसे निगलना चाहते हैं, कैसा खाना चाहते हैं, अब वहाँ की जनता भली भांति उनके रवैया के नाते जनता के बीच में सारा चेहरा स्पष्ट हो रहा है चाइनीजों का। इसलिए इस खेल में भारत को, हमको नहीं लगता है कि आंतरिक विषय में भारत को कोई हस्तक्षेप करनी चाहिए चाइनीज के जैसे। चाइनीज हस्तक्षेप कर रहा है, निश्चित रूप से जनता अब चाइनीजों की असल वास्तविक चेहरा जनता देख रही है। और आगे आने वाले निर्वाचन में इन कम्युनिस्टों को, इन चाइनीज दलालों को जनता बेदखल करेगी सत्ता से, और डेमोक्रेट शक्ति जो है फिर से शासन में आएगी और सारी समस्या की समाधान। बिल्कुल, आखिरी सवाल विनय जी, समय की कमी है हमारे पास। ये जो जब संविधान भंग किया था उन्होंने, जब ओली ने, तो उस समय चुनाव का भी ऐलान किया था, क्या आपको लगता है कि सही में ओली जिस दिशा में जा रही है नेपाल की राजनीति, सही में नेपाल में चुनाव होंगे जिस तरीके से ओली ने ऐलान किया था, या उसमें भी पेंच है, ये चुनाव आगे टाले जा सकते हैं? बिल्कुल, केपी ओली ने तो सदन भंग कर दिया और चुनाव का घोषणा कर दिया, लेकिन केपी ओली के भी
मानसिकता में यह खोट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालत अभी तक डिसीजन नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अदालत ने अभी डिसीजन नहीं दिया है। अदालत में चूंकि मामला फंसा हुआ है, इसलिए चुनाव कब होंगे इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए विनय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी बारीकी से नेपाल की राजनीति को समझाया। फिलहाल अभी नेपाल में प्रचंड और ओली की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन प्रचंड और ओली की लड़ाई के बीच में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंची, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अब तो काफ़ी एग्रेसिव